रीबर्थ ऑफ माई मिस्टीरियस गर्लफ्रेंड एपिसोड 12 दिल्ली ब्लेक विला। शाम का वक्त होने को आया था और निर्भय अपने स्टडी रूम में बैठा था। पलक कब से अपने कमरे में थी और अब जाकर वो बाहर आई थी। वो थक चुकी थी, इसलिए बालों का ढीला ढाला जुड़ा बना लिया था, जिससे कुछ लंटें उसके चेहरे तक आ रही थी। मेकअप अब हल्का हल्का रह गया था। आंखों में थकान साफ नजर आ रही थी, जिससे आंखें भरी भरी हो गई थी। उसने गले में अब भी मंगलसूत्र पहना था और अब वह इसे निकालने वाली नहीं थी। वो नीचे आए तो देखा कोई था नहीं, सब शायद अपने अपने कामों में लगे हुए थे। वो ऐसे ही हाल में इधर उधर घूमते हुए इधर उधर पड़ा सामान उठाकर उनकी जगह पर रखने लगी। वो कुशन लेकर दूसरे सोफे पर रख रही थी कि एक लड़की उसे अंदर आते दिखी। वो इसे नहीं जानती थी। पलक ने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और धीरे से बोली, कौन हो तुम? सामने खड़ी लड़की बस पलक को देखते रह गई। निर्भय की पसंद और उसकी पसंद पर उसका गुरु आज उसे समझ आ रहा था। ये लड़की क्या लग रही थी? सामने खड़ी लड़की कुछ कह नहीं सकती थी। उसने तुरंत अपने आप को होश में लाया और बोली, मेरा नाम अदा है। मैं मिस्टर नोमानी से मिलने आई थी। आप उन्हें भुला देंगी? पलक मुस्कुराई और हाँ में सिर हिलाकर कहा, तो मिस्टर नोमानी आपसे मिलने के लिए तैयार हो रहे थे? अदा ने असमंजस में उसे देखा। उसे समझ नहीं आया पलक ने ये क्या कहा। और पलक ने हल्का सा मुंह बेना कर कहा, मेरे लिए कभी तैयार नहीं होता है। वो पीछे पलटी तो निर्भय पीछे ही खड़ा था। वो एकदम गिरने को हुई पर निर्भय ने पहले ही उसे संभाल लिया। पलक उसकी बेहद करीब खड़ी थी और निर्भय ने उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए कहा, हमेशा गिरते पड़ते रहना जरूरी है? तुम्हें कभी ढंग से चलना नहीं है? पता नहीं कैटवॉक कैसे करती हो? पलक ने मुंह बना लिया और यहाँ अदा निर्भय को भी देखते ही रह गई। और सच में उन दोनों को साथ देखकर कोई भी कह दे कि ये दोनों सच में जोड़ी थे, एकदम मेट फॉर ईच अदर। क्या लगते थे दोनों एक साथ। और अब निर्भय ने अदा की तरफ देखा और उसे स्टडी रूम की तरफ चलने का इशारा किया। अदा उसके साथ चल दी और स्टडी रूम में अदा दरवाजे के सामने ही बैठी थी, तो वो बाहर बैठी पलक को देख पा रही थी और निर्भय उसके सामने था। उसने आराम से पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हुए अपनी ठोड़ी पर हाथ रखते हुए कहा, जो काम दिया था वो हुआ या नहीं हुआ? अदा वैसे ही बोली, जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उसे प्यार का एहसास भी कर दूंगी। मैं उसके साथ अच्छे से रह भी लूंगी और उसे ये बता भी दूंगी कि मैं उसे कितना चाहती हूँ, पर मैं उसके दिल में अपने लिए प्यार तो पैदा नहीं कर सकती, और वो भी उसे इंसान के दिल में जो पहले से किसी और को चाहता हो। मैंने बहुत कोशिश की है नियम को ये बताने की कि मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश की, पर वो झनक के अलावा किसी को नहीं देखता। और बहुत टाइम से वो अपनी फाइट में बिजी है, उस पर फोकस किए हुए हैं, इसीलिए उसका ध्यान किसी और चीज में नहीं रहता। आपका किया मैं इतना सा भी नहीं कर पाई और मैं आपसे माफी चाहती हूँ। आपको जो सजा देनी है आप दे दीजिए। आप मेरा मर्डर करना चाहे तो वो भी कर दीजिए, पर मुझसे ये नहीं होगा। दो प्यार करने वालों के बीच में मैं नहीं आ सकती। ऊपर से मुझे तकलीफ होती है नियम को झनक के साथ देख देख कर, क्योंकि मैं खुद प्यार करने लगी हूँ उससे। निर्भय अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है? अदा चुपचाप उसे देखने लगी तो निर्भय ने अपने सीने पर टैप करते हुए कहा, यहाँ, ये ऐसी जगह है जहाँ घाव दिखता नहीं पर लगता बहुत तेज है। तो इस काम को कंटिन्यू करो। अदा हैरान रह गई। वो क्या बोले उसे समझ में नहीं आया। इसका मतलब निर्भय जानता था कि वो नियम से प्यार करती है और वो बस उसे तकलीफ देना चाहता था, इसलिए उसने उसे नियम के पास भेजा था। वो खामोशी से उसे देखती रह गई और निर्भय ने कहा, इससे भी बड़ी तकलीफ एक और है। तुम्हें नियम को प्रपोज करना पड़ेगा और वो तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने बताएगा कि तुम्हारी औकात क्या है। उस दिन मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अदा की आंख से कतरा आंसू बहा पर पलके भी नहीं झपकी थी। ये इंसान उसे कैसे उलझा गया था उसे समझ ही नहीं आया। वो उसे हैरानी से देख रही थी और निर्भय ने कहा, मुझ पर कोई असर नहीं होता, इसलिए अब चुपचाप कर नियम को प्रपोज करो। और अदा उसे वैसे ही देखते हुए धीरे से बुदबुदाई, तुम इंसान ही हो, प्यार को खेल कैसे बना सकते हो? निर्भय वैसे ही बोला, प्यार है खेलने की चीज। इट्स जस्ट ए गेम ऑफ इमोशंस, जिसे खेलना मुझे पसंद है। अदा कुछ नहीं बोल पाए। उसे अब समझ में आ रहा था कि निर्भय पहले दिन से उसके साथ खेल रहा था। उसे लगा था निर्भय झनक को तकलीफ देना चाहता है, इसीलिए वो उसे नियम की लाइफ में भेजना चाहता है, पर यहाँ वो उसी को मोहरा बनाए बैठा था। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए एक नजर बाहर देखा तो पलक पर नजर चली गई, जो कोई किताब लिए बैठी थी। वो शायद थक गई थी, इसीलिए उसने किताब बंद करके रखी और अपने गर्दन पर हाथ घुमाते हुए जैसे ही नजर उठाए अदा से नजरें मिली। वो मुस्कुराई पर दूर से उसे समझ नहीं आया कि अदा रो रही है या क्या।
और अदा उसे ऐसे देख मुस्कुराई और निर्भय की तरफ देखे बिना ऐसे ही पलक को देखते हुए कहने लगी, आपको मजा आता ना लोगों के जज्बातों के साथ खेलने में, उनके इमोशंस का मजाक बनाने में? पर कर्मा हमें हमारा किया वापस लौटता है। आपने मेरे इमोशंस के साथ खेलकर मुझे तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। मैं जब उसे प्रपोज करूंगी और वो मुझे मना करेगा तो मेरा दिल जीतने टुकड़ों में बटेगा। उससे ज्यादा दर्द आपको होगा जब आपकी बीवी भी ऐसे ही आपके इमोशंस के साथ खेलेगी, आपके जज्बातों को अपने पैरों तले रोन देगी। निर्भय ने बिना किसी भाव के आराम से कहा, और तुम्हें क्यों लगता है कि मेरा कनेक्शन उसके साथ जज्बातों का है और तुम्हारी ये बद्दुआ मुझ पर असर करेगी? सबको पता है निर्भय नोमानी को इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं उसके लिए इमोशंस रखूं ये तुमसे कैसे सोच लिया? अदा ने निर्भय की तरफ देखा और वैसे ही बोली, बद्दुआ कहो या कुछ भी, पर दिल से चाहती हूं कि तुम्हें भी मोहब्बत हो, तुम भी किसी के लिए तड़पो, तुम्हारे भी जज्बातों का ऐसे ही मजाक बनाया जाए जैसे मेरे जज्बातों का बना रहे हो, तुम्हें भी वही तकलीफ हो जो मुझे हो रही है। वो रोते हुए खड़ी होकर वहां से चली गई। वो जैसे ही पलक के सामने आए, पलक एकदम से खड़ी होते हुए बोली, अरे तुम रो क्यों रही हो? वो ये बोल ही रही थी कि अदा ने उसकी तरफ देखा और कहा, दाद देती हूँ तुम्हारे नसीब की, ऊपर वाले ने तुम्हें जितना खूबसूरत तो बनाया उतना तुम्हारा नसीब बदसूरत बनाया है जो तुम्हें निर्भय नोमानी जैसा आप हमसफल मिला। और वो इतना बोलकर वहां से चली गई। पलक हैरानी से उसे देखते रह गई। क्या मतलब था उसका? उसने पलटकर वापस स्टडी रूम की तरफ देखा तो वहां से निर्भय ऐसे ही अपनी पॉकेट में हाथ डाले आ रहा था और उसके चेहरे पर ऐसे कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। वो बड़े आराम से था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पलकों उसके पास आकर बोली, उसे क्या हुआ? वो क्यों रो रही थी? और क्या क्या कहकर गई वो? क्या किया तुमने उसके साथ? निर्भय आराम से वैसे ही उसके चेहरे पर आ रहे इन बालों को लेकर कान के पीछे करते हुए बोला, इमोशनल फूल होते हैं वो लोग जो अपने इमोशंस में आकर सोचते हैं कि दूसरे को भी वही तकलीफ होगी जो उन्हें हो रही है, पर वो भूल जाते हैं कि इमोशनल फूल वो है, सामने वाला नहीं। पलक को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो उसे सवालिया नजरों से देख रही थी और निर्भय ने उसका आर्म पकड़ा और उसे वहां से ले जाते हुए बोला, चुपचाप जाकर आराम करो, तुम्हारे अंदर इतना दिमाग नहीं है कि तुम ये चीज समझ पाओ। पलक का मुंह बंद गया। उसने निर्भय का हाथ छुड़ाया और बोली, तुम्हें बेवकूफ ही लगती हूं मैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए ही क्यों। ये भी मेरी तरह बेवकूफ निकला तो? निर्भय उसकी तरफ पलटा और बोला, मेरी औलाद मेरे जीन्स आएंगे, तुम्हारे नहीं, और नहीं भी आए तो मेरी परवरिश इसे समझदार बना देगी। अब पलक को गुस्सा आ गया। वो चीखते हुए बोली, तुमसे ज्यादा अच्छी परवरिश मैं दे सकती हूँ इसे। तुम्हारे साथ रहा तो मशीन बनेगा, और मैं उसे इंसान बनना चाहती हूँ जिसे सच में एहसासों की कदर हो, इमोशंस की कदर हो, इंसानों की कदर हो। पैसा और सक्सेस उसके लिए भी मायने रखें पर इंसान से ज्यादा नहीं। वो किसी का दिल तोड़कर खुद की सक्सेस के लिए आगे ना बढ़े। निर्भय उसे बिना किसी भाव के देखता रहा और फिर एकदम से बोला, मैं उसे मशीन नहीं सिर्फ रिस्पेक्ट के साथ जीने वाला इंसान बनाना चाहता हूँ जिसे इन तक की अनुशी बातों को मानने की जरूरत नहीं है। एहसासों से दुनिया चल रही होती तो लोग एहसास के बदले एहसास लेते। किसी ने इलाज किया, उसे एक किस कर दो, प्यार भरी नजरों से देख लो, हिसाब बराबर। डॉक्टर पैसे नहीं मांगता। और अगर एहसासों से सब कुछ ठीक होता तो डॉक्टर इलाज भी नहीं करता, वो सिर्फ एहसास ही दिखा देता और इंसान ठीक हो जाता। बैंक में लोग पैसे नहीं एहसास जमा करवाते, अपने जज्बात जमा करवाते, पर नहीं करवाते हैं क्योंकि ये बेवकूफ़ी है और मैं अपने बच्चे या बच्ची को इस बेवकूफ़ी से दूर रखना चाहता हूँ। पर वैसे भी आने वाला सीईओ होगा N&N का, मैं उसे इन सब में पट्टे भी नहीं दे सकता। अब पलक चुपचाप उसे घूर रही थी। वो इस इंसान को क्या ही समझती। वो चुपचाप अपना हाथ हमेशा जैसे निर्भय हिलाता था वैसे हिलाकर उसके सामने से जाते हुए बोली, तुम जाओ, दिमाग मत खाओ, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आने वाला। निर्भय ने उसे अजीब नजरों से देखा। वो लड़की खरीद को निर्भय के हवाले कर दे जिस पर वो हाथ रख ले, और ये लड़की उसे एटीट्यूड दिखाकर जा रही थी। निर्भय नोमानी को। वो एकदम से उसके पीछे आया और आम पड़कर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुम मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। पर उसके एकदम से खींचने की वजह से पलक में तुरंत अपने पेट पर हाथ रख लिया। निर्भय को अचानक एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा था। उसने उसके पेट को तुरंत देखा, उसके पेट पर हाथ रखते हुए बोला, ठीक हो? तो पलक में धीरे से हाँ में सिर हिलाया और गहरी सांस लेते हुए बोली, क्या करते हो तुम? जरा अंदाजा नहीं रहता ना तुम्हें? और खुद को समझदार कहते हो, आए बड़े। निर्भय ने उसे वापस वही सोफे पर बैठाया और खुद उसके पास बैठते हुए बोला, तो तुम लड़की क्यों रहती हो? पलक उसे घूरते हुए बोली,
मैं नहीं, तुम लड़ते हो, अभी अदा से लड़कर आए और अब यहाँ आकर मुझसे लड़ रहे हो। तुम्हें इंसानों से क्या दिक्कत है? तुम्हें तो मशीनों के बीच रहना चाहिए, जहाँ तुमसे बात करने वाले भी मशीन हो, तुम्हारा काम करने वाले भी मशीन हो। इनफैक्ट जब तुम ये इंटरकोर्स करते हो ना, तो उसके लिए भी मशीन हो। वो कुछ नहीं बोल पाया। ये लड़की बेवकूफ ही नहीं, महा बेवकूफ थी। वो 2 पल रुका और बोला, उसके लिए मुझे तुम चाहिए और किसी के साथ मेरा ऐसा कनेक्शन नहीं बनता। एक्साइटेड नहीं होता किसी और के साथ। पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, ये कितना बेशर्म था। दिल्ली ब्लेक विला। वो निर्भय से दूर हुई और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, देखो, बोल भी कौन रहा है? तुम खुद अपने मुंह से ये कबूल करते हो कि मैं तुम्हें एक्साइट करती हूँ। रियली? तुम्हारा कंट्रोल छूटने लगता है क्या मुझे देखकर? निर्भय के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे और वो चुपचाप पलक को देख रहा था। वो हद से ज्यादा खूबसूरत थी, इसीलिए तो N&N की बेस्ट मॉडल थी और उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने आज तक किसी को हाथ तक नहीं लगाया है। और पलक एकदम से बोली, पर मुझे तो लगाया है, प्रेग्नेंट किया है। वो बच्चे की तरह बोली और वहां से जल्दी से चली गई। निर्भय बस देखता रह गया। सच में बच्चा इसका दिमाग था। पलक वहां से चली गई और निर्भय उसके पीछे पीछे कमरे में चला आया। वो जाकर आईने के सामने खड़ी हुई और अपने साड़ी के पल्लू को कंधे से पिन हटाकर निकालने लगी। निर्भय उसे ऐसे देखकर बोला, ये क्या कर रही हो तुम? पलक ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, नींद आ रही है मुझे, सोना है, और ऐसे इस साड़ी के साथ तो नहीं सो सकते ना, इसलिए निकल रही हूं। निर्भय ने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, तो बाथरूम में जाकर चेंज करो, यहाँ क्या कर रही हो? पलक ने एक नज़र उसे देखा और बोली, क्यों, तुमसे कंट्रोल नहीं हो रहा? निर्भय ने उसे घूरा जैसे कह रहा हो, अगर कंट्रोल छूटा तो दिक्कत तुम्हें ही होगी। पर पलक को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपने साड़ी को वहीं निकलना शुरू कर दिया। निर्भक्ष ने अपने हाथ की मुट्ठी कसी और एकदम से उसके पास आकर उसका आम पकड़कर उसे अपनी तरफ पलटा। पलक हैरानी से उसे देखने लगी और निर्भय ने एक भी पाल गवाए बिना उसके चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। पलक की आंखें एकदम से बड़ी हो गई, पर निर्भय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उसके ऊपर झुका हुआ था और काफी पैशनेटली उसके होठों को किस कर रहा था, उसे शक कर रहा था, उसे लिक कर रहा था और हल्के हल्के से बाइट भी कर रहा था। पलक कुछ भी नहीं कर रही थी। उसे कब से ये क्रेविंग हो रही थी, पर निर्भय था कि रेडी ही नहीं हो रहा था। बस उसका सब्र आजमा रहा था। पलक में भी तुक्का चल ही दिया था, जो लगा भी था। उसने निर्भय के बालों में अपने हाथ उलझा लिए और ऐसे ही उसका साथ देने लगी। काफी पैशनेट किस के बाद निर्भय ने उसे छोड़ा और उसके गले, गर्दन, कॉलर बोन, क्लीवेज, गाल, जुलाइन, हर जगह उसे चूमने लगा। पलक अब भी बस चुपचाप उसका साथ ही दे रही थी और निर्भय ने एकदम से उसे गोद में उठा लिया। पलक ने अपने हाथ उसके कंधे पर रखते हुए उसे देखा तो निर्भय उसे बेड पर ले जाते हुए बोला, यू विल रिग्रेट। पलक धीरे से बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं। वो वैसे ही बोला, पहले सोचना चाहिए था। पलक हैरान रह गई। अब उसे डर लग रहा था कि वो उसे कहीं नुकसान न पहुंचा दे। वो मितू से सारी जानकारी ले चुकी थी। जब तक वो फिट एंड फाइन थी वो ये कर सकती थी। मितू ने साफ कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक 8वां महीना नहीं लग जाता तब तक दिक्कत नहीं होती। अगर माँ खुद स्ट्रांग है और फिट एंड फाइन है तो भी कर सकती है। पर निर्भय ने जो कहा उससे पलक डर गई थी। वो घबराई नजरों से उसे देखने लगी और निर्भय अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था। पलक की नजरें उसके चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन और उसके एप्स तक चली आई। उसे टैटू का शौक नहीं था, पर उसकी बॉडी पर एक छोटा सा टैटू था, उसके कान के थोड़ा सा नीचे, जहां N और N के पास 3 लिखा हुआ था। ये क्यों था, पलक को नहीं पता। वो देख चुकी थी, पर उसने निर्भय से कभी नहीं पूछा और निर्भय उसके ऊपर आ गया। पलक ने अपने हाथ उठाकर उसकी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लिए और उसके चेहरे को देखते हुए वैसे ही बोली, सच में तुमने अपनी पलकें बड़ी कार्रवाई है। निर्भय ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर करते हुए उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया और उसके गले पर होंठ रखते हुए बोला, बकवास बंद करो स्नोफॉल। पलक ने अपना चेहरा एक साइड कर लिया और निर्भय के बालों में हाथ फेरने लगी। वो उसे किस कर रहा था। उसने अपने और पलक के कपड़े निकालकर एक दूसरे को ब्लैंकेट से कवर कर लिया था और वो उसके पूरे शरीर को चूम जा रहा था, बाइट किए जा रहा था और जहां बाइट कर रहा था वहां लिक किए जा रहा था। पलक उसका पूरा साथ दे रही थी। उसे अच्छा लगता था निर्भय का साथ, और ये कब होना शुरू हुआ था उसे नहीं पता। वो ऐसे ही निर्भय का साथ दे रही थी और निर्भय ने एक बार फिर से उसके कान को चूमते हुए कहा, नाउ रेडी। पलक ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखा। निर्भय ने उसे हल्का सा अपनी तरफ खींचा और एकदम से इंटर किया।
पलक की हल्की सी सिसकी निकली, पर इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसने अपने हाथ निर्भय के गले में कस दिए थे और होठों को कस के भींच लिया था। निर्भय ने अपने एक हाथ से उसके होठों को अलग किया और उन पर हाथ रख दिया और बस एक रफ्तार के साथ वो अपने पोजीशन ले चुका था। पलक की हल्की हल्की सिसकियों का शोर उस पूरे कमरे में घूमने लगा और साथ ही निर्भय की गहरी सांस भी। करीब 1.5 घंटे बाद उसने पलक को छोड़ा था और पलक बेजान सी बेड पर पड़ी थी। वो पहले ही थक चुकी थी और फिर निर्भय का ये करना उसे और ज्यादा थका चुका था। वो सो गई थी और निर्भय उसके पास लेटा हुआ उसकी पीठ को अभी भी चूमे जा रहा था। उसने ऐसे ही उसकी पीठ पर अपनी नाक फेरते हुए धीरे धीरे कहना शुरू किया, क्या है तुममें क्यों इतनी तलबगार कर देती हो कि पानी से भी प्यास ना बुझे? क्या है तुममें क्यों इतना बेचैन कर देती हो कि चैन आकर भी करार नहीं आता? क्या है तुममें क्यों किसी और से तलब नहीं मिलती? क्यों शरीर और दिल दोनों बस तुम्हारी ख्वाहिश करते हैं? क्या है तुममें क्यों हो तुम इतनी खास? पर पलक सो चुकी थी और वो उसकी पीठ पर होंठ लगाए न जाने कितनी देर यही सब सोचता रहा और फिर उसे भी नींद आ गई। उसकी आंख अगली सुबह खुली थी सीधा, और जब वो उठी तो उसने कपड़े पहन रखे थे हल्के फुल्के। निर्भय पास नहीं था। वो धीरे से बेड पर बैठी और इधर उधर देखते हुए अलसाए आवाज में बोली, ये बंदा उठकर कब कपड़े बदलते हैं, कब चला जाता है, पता ही नहीं चलता, जिन है या जादूगर। वो वैसे ही अपनी आंखें मल रही थी कि मितू दरवाजा खोलकर अंदर आए। उसने पलक को देखा और मुस्कुरा कर बोली, मैडम जल्दी से उठ जा और फ्रेश हो जा, आज तुम्हारा फोटो शूट होना है। पलक ने उसे अजीब ढंग से देखा और बोली, 5वें महीने में फोटो शूट कौन करवाता है? मितू ने वैसे ही कहा, हम करवाएंगे, और तू तो है मॉडल, तुझे तो पहले करवाना चाहिए ना, चल तैयार हो जा। पलक ने चिढ़ते हुए उसे देखा, उसे बड़ी आलस आ रही थी। उसने वापस ब्लैंकेट अपने मुंह पर डाल दिया और लेटते हुए बोली, नहीं, मुझे परेशान मत करो, मुझे नहीं करवाना फोटोशूट, मुझे सोने दो। मितू उसे ऐसे देख बेचारगी से बोली, पर्दा रेडी कर दिया है, करवा लेना मेरी माँ। पलक वैसे ही बोली, मुझसे पूछे बिना क्यों किया? मुझे सोने दे, मुझे नींद आ रही है, मुझे नहीं करना। अब मितू क्या बोलती? वो चुपचाप चली गई। पलक का बस खुश रहना जरूरी था, अगर वो सोकर खुश रहती है तो सोकर ही सही। वो वहां से चली गई। पलक सुबह के वक्त पूरे वक्त सोते ही रही थी। वो सीधा 12 बजे के बाद उठी थी और जब उठी तब मितू तो यहाँ नहीं थी। वो नहा धोकर रेडी हुई और बड़ी प्यारी क्यूट सी डागरी पहनकर वो नीचे आ गई। मितू नीचे ही बैठी थी और कोई बुक पढ़ रही थी। उसने पलक को देखा तो मुस्कुराकर बोली, यहाँ आ जा। पलक उसके पास चली आई तो मितू ने उसका खाने का इंतजाम करवा दिया। पलक वैसे ही खाना खाने लगी तो मितू ने कहा, आज ये क्यूटी प्यूटी बनकर कहाँ जाने का इरादा है? कहाँ बिजली गिरानी है? पलक में वैसे ही खाना खाते हुए कहा, कहीं पर भी नहीं, जिस पर गिरानी है उस पर गिर जाती है, वो पहले से लट्टू है। मितू एकदम से हंसदी और बोली, निर्भय की बात कर रही है? पलक ने बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया तो मितू ने एक नज़र अपने आसपास देखा और फिर बोली, और तुझे क्यों लगता है कि वो तेरे ऊपर लट्टू है? पलक का ध्यान अब भी खाना खाने में ही था और वो वैसे ही अपने खाने को देखते हुए ही बोली, वो कहता है वो किसी के साथ एक्साइटेड नहीं होता, मुझे देखते ही वो एक्साइटेड हो जाता है, तो इसका मतलब वो मेरे ऊपर लट्टू है। मितू को अब समझ में नहीं आया वो क्या बोले। उसने पलक के सिर पर चपेट लगाई और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? पलक ने उसकी तरफ देखा और बच्चों की तरह बोली, शर्म की क्या बात है, तेरे सामने भी शर्म करूंगी तो कहाँ जाऊंगी? मितू ने वैसे ही कहा, पॉइंट है। वैसे तुझे एक बात बता दूं, निर्भय आज घर पर है। जैसे ही पलक ने ये सुना एकदम से बोली, घर पर है? कहाँ पर है? कब से है? मितू हंस दी और बोली, वो सुबह से घर पर ही है, उसकी कुछ ऑनलाइन मीटिंग है, कुछ दूसरे कंट्रीज की मीटिंग्स, तो वो ऑनलाइन ही कर रहा है, और सुबह से घर पर ही स्टडी रूम में बैठा है। मितू की बातें सुनने के बाद पलक ने कुछ सोचते हुए कहा, तो वो जो तूने सूट का प्लान बनाया था वो क्या था? मितू ऐसे ही बोली, हाँ, इसलिए मैंने निर्भय से बोला था कि वो घर पर रुक जाए, तेरा मूड बना तो शूट भी करवा लेंगे, पर उसको काम था तो अपने काम में लग गया और तू उठी नहीं तो शूट कैंसिल कर दिया। पलक में कुछ सोचते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं मिलकर आती हूँ। उसने अपने खाने से भारी उंगलियों को लिक किया और उठकर स्टडी रूम की तरफ चल दी। मितू देख रही थी, वो सच में काफी क्यूट लग रही थी। व्हाइट टी शर्ट के साथ वो डांगरी और वैसे ही व्हाइट स्नीकर्स, बालों को खुला छोड़ा था पर आगे से 2 लटू लेकर उनकी चोटियां बनाई हुई थी दोनों तरफ, हाथों में कुछ बैंड्स पहने हुए थे। एक तरह से वो पूरी बच्ची ही लग रही थी। वो सीधा स्टडी रूम के दरवाजे पर जाकर बच्चों की तरह ही चिल्लाकर बोली, निर्भय, क्या कर रहे हो?
निर्भय को में आवाज अजीब लगी क्योंकि इसमें प्यार कम नौटंकी ज्यादा थी। उसने पलक की तरफ देखा और धीरे से बुदबुदाया, आज बच्चे वाला मोड एक्टिव हुआ है। पलक ने उसकी बात सुनी नहीं। वो अंदर आई और अंदर आते हुए बोली, तुम क्या कर रहे हो? निर्भय ने अपने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, 5 मिनट बाद मेरी एक मीटिंग है, उसकी प्रिपरेशंस कर रहा हूँ। क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पलक ने वैसे ही आकर बिना उसकी मर्जी के उसकी गोद में बैठते हुए कहा, देखने आए हूँ। और उसने निर्भय के गाल पर अपने होंठ रखकर प्यारा सा किस कर दिया। निर्भय हैरानी से उसे देखने लगा। पलक के साथ हो इतना रूड रहता था कि पलक उससे बात करने से पहले भी शायद 100 बार सोचे या उसकी इजाजत ले, ये वो सोच रहा था। पर यहाँ ये लड़की आराम से अपनी मर्जी से उसे छू रही थी, उसके करीब आ रही थी। वो हैरान था, उसने इतना हक कब दे दिया इसे? और पलक का सच में आज बच्चा बनने का ही मूड बना था कि वो हर चीज बच्चों की तरह ऑब्जर्व कर रही थी। निर्भय की वहां पर रखी सारी चीज उठा उठा कर देख रही थी और निर्भय उसे नोटिस कर रहा था। कुछ देर में मीटिंग शुरू होने का मैसेज उसके पास आया तो उसने पलक की तरफ देखते हुए कहा, बेबी मोड ऑन है तो वहां जाकर गेम खेलो जाओ, मेरी मीटिंग शुरू हो रही है, मुझे तंग मत करो। पलक ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप जाकर सामने वाले सोफे पर बैठकर वहां पर कुछ बुक्स रखे थे जो पलक पढ़ने लगी और निर्भय की मीटिंग शुरू हो चुकी थी। दिल्ली ब्लेक विला। पलक बुक्स पढ़ रही थी और निर्भय की मीटिंग शुरू हो चुकी थी। उसने अपने कान में ईयरपॉड लगाए हुए थे ताकि बाहर आवाज न जाए जो भी मीटिंग में कन्वर्सेशन हो रही थी। वो जो बोल रहा था वो इस ढंग से था कि पलक को समझ ना आए। पलक चुपचाप बैठी बुक्स पढ़ रही थी और अचानक उसने कुछ महसूस किया जैसे उसकी पीठ पर कुछ है। उसने धीरे धीरे अपनी पीठ पर हाथ घुमाया तो उसके हाथ में कुछ आया। उसने वो हाथ आगे किया, पर ये करते ही वो जोर से चिल्लाई, जितनी ताकत लगाकर वो चिल्ला सकती थी, और एकदम से खड़ी हो गई। एक झटके के साथ खड़े होने की वजह से पेट में अचानक एक दर्द सा हुआ। उसने तुरंत अपने पेट पर हाथ रख दिया और जोर जोर से रोने लगी। निर्भय मीटिंग में था, ब्लूटूथ कनेक्ट था, फिर भी शायद आवाज गई थी। उसने हैरानी से पलक को देखा और एकदम से उठकर उसके पास चला आया। उसने तुरंत आकर उसे पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? क्या हो गया? बोलो क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आर यू ओके? उसने एकदम से पेट पर हाथ रखा और दूसरा हाथ उसके कंधे पर। पलक ने कस के उसे गले लगा लिया और उस तरफ देखने का इशारा किया। देखा तो छिपकली जा रही थी। वो रोते हुए बोली, मैंने उसे हाथ में पकड़ा, मेरे ऊपर थी, वो मेरे ऊपर चढ़ गई थी। निर्भय को कुछ समझ में नहीं आया वो कैसे रिएक्ट करे। एक छिपकली थी। उसने एक नज़र पलक के चेहरे को देखा, फिर वापस छिपकली को देखा जो खुद डरी हुई लग रही थी। निर्भय ने पलक को अपनी तरफ मोड़ा और उसके माथे को सहलाते हुए बोला, इट्स ओके, कुछ नहीं हुआ है, छिपकली ही तो थी, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, प्लीज चुप हो जाओ। पलक वैसे ही उसे गले लगाए खड़ी थी और उसने वैसे ही पुचकारते हुए कहा, पलक कुछ नहीं हुआ है, बस छिपकली थी, वो तो खुद डर गई है। पर वो बच्चों की तरह सुबक कर रोने लगी थी। निर्भय वैसे ही उसे सहलाता रहा और बोला, अच्छा चलो तुम शांत हो जाओ, बैठो इधर आओ। वो उसे सोफे पर बैठने को हुआ तो पलक फिर उसे कस के पकड़ते हुए बोली, नहीं, वहां बैठूंगी। वो उसे दुसरी लाते हुए बोला, अच्छा चलो चेयर पर बैठ जाओ, मेरे पास बैठो, इधर आओ। और उसने ले जाकर पलक को चेयर पर बैठाया और उसे पानी पिलाया। पलक में पानी पिया और वो अब भी गहरी सांस ले रही थी। आंखों पर ये वो मोटे मोटे आंसू थे। वो उसके चेहरे को साफ करते हुए वैसे ही उसे प्यार से सहलाते हुए बोला, हद करती हो, चीपकली से डरती हो, इतनी सी वो है, उसने तो तुम्हें कुछ किया भी नहीं, गलती से चढ़ गई होगी और चली भी गई, और तुमने क्या हालत कर ली अपनी, हार्ट अटैक आ जाता तो? पलक अब भी धीरे धीरे सुबकते हुए उस तरफ देख रही थी जिस तरफ से छिपकली गई थी। निर्भय ने उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहा, उधर मत देखो, इधर देखो, वो गई अब। पलक काफी ज्यादा रो चुकी थी। कुछ ही देर में निर्भय ने गहरी सांस ली और बोला, शांत हो जा, ओ वो गई, तुम इस तरफ आ गई, बस बात खत्म, ठीक है? अब रोना बंद करो, पेट में दर्द हो रहा था ना तुम्हें, ठीक हो? पलक को अचानक याद आया कि उसके पेट में कुछ हुआ था। वो हैरानी से बोली, मैंने कुछ फील किया था, मैं जब खड़ी हुई अचानक मैंने अजीब सा कुछ महसूस किया था, मुझे दर्द भी हुआ पर अलग था, कहीं कहीं किक तो नहीं किया इसने? निर्भय हैरानी से उसे देखने लगा, क्या मतलब हुआ? वो अपने बच्चे के पहले किक को समझ नहीं पाए। निर्भय उसके पेट को देखने लगा और अचानक से आवाज आई, मिस्टर नोमानी, आर यू देयर? निर्भय को एकदम से रियलाइज हुआ कि वो मीटिंग में था।
उसने पलक को देखा और तुरंत अपने मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और वापस जाकर अपने चेयर पर बैठा। सामने लैपटॉप स्क्रीन पर बैठे हैं उस आदमी ने कहा, सब ठीक है ना मिस्टर नोमानी? कुछ हुआ है क्या? निर्भय ने ना में सिर हिलाकर कहा, नो, जस्ट माई वाइफ, सी इज प्रेग्नेंट एंड से स्कॉयड फ्रॉम द लिजर्ड। सामने बैठा हुआ आदमी एकदम से हंस दिया और बोला, भाई कमाल है, ये औरतें पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं और छिपकली इन्हें। उसकी बात सुनकर निर्भय एक नजर पलक को देखकर रह गया। वो चुपचाप उसे देख रही थी क्योंकि अंदर क्या था उसे सुनाई तो नहीं दे रहा था। उसने पलक को चुप रहने का इशारा किया और फिर कमरे से बाहर जाने को कहा। वो यहाँ रहती तो अभी यहाँ बैठकर रोटी ही, जो निर्भय को पसंद नहीं था, और निर्भय अपनी मीटिंग खत्म करते ही तुरंत कमरे में आया था। यहाँ आकर देखा तो वो गलत सोफा पर बैठी थी, अब भी गहरी सांस ले रही थी और हाथ दोनों पेट पर थे। वो अपने होठों को गोल करके सांस बाहर छोड़ रही थी। वो तुरंत उसके पास आकर बैठते हुए बोला, आर यू ओके? तुम ठीक हो? क्या हो रहा है तुम्हें? पलक उसे देखते ही थके लहज में कहा, ये सच में किक कर रहा है? मुझे लगा था बच्चे का किक करना अच्छा होता है, पर इतना किक करना? ये क्या फुटबॉलर बनेगा? वो रोने वाले लहजे में बोल रही थी। सच था कि वो थक गई थी। बच्चा जितनी बार अपनी माँ की कोख में लात मारता था उतनी बार दर्द महसूस होता था और पलक को वही पेन फील हो रहा था। निर्भय उसके पेट को देखने लगा और उसके चेहरे को, वो तकलीफ में थी। वो 2 पल वैसे ही उसके चेहरे को देखता रहा और फिर उसके पेट पर अपना चेहरा लगाया और वैसे ही कहने लगा, आर यू देयर? यू आर वेरी बैड। आपकी वजह से आपकी मम्मा को कितनी प्रॉब्लम हो रही है और आप हो कि उन्हें किक किया जा रहे हो। शांत हो जाओ बच्चे, ऐसा नहीं करते। और वो धीरे धीरे पलक के पेट पर हाथ फेरने लगा। कुछ देर में पलक को राहत मिल चुकी थी। अब बच्चा किक नहीं कर रहा था। वो उसके पास बैठा तो पलक ने एकदम थकी नजरों से उसे देखा और उसके कंधे पर सिर रखते हुए बोली, अभी ये हाल है, मैं इसे डिलीवर कैसे करूंगी? उसकी बात पर निर्भय ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, टाइम की बात है, अपने आप में हिम्मत आ जाएगी। पलक कुछ भी नहीं बोली, चुपचाप ऐसे ही उसके कंधे पर सिर रखे बैठी रही। वो धीरे से अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मुझे लगा था जब ये मुझे किक करेगा ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात होगी। उस छिपकली के चक्कर में पहला मूवमेंट खराब हो गया और इसने एक साथ इतने सारे किक मारकर और ज्यादा थका दिया मुझे। निर्भय को हल्की सी हंसी आए। पलक ने तुरंत सिर उठाकर उसे देखा। उसके सामने उसका पति हंसा। वो हैरानी से निर्भय को देख रही थी, जैसे 8वां अजूबा हो, और निर्भय ने उसके पेट पर वैसे ही हाथ फेरते हुए कहा, तुम फुटबॉलर बनोगे तो मेरी कंपनी कौन संभालेगा? या फिर मुझे सपोर्ट एकेडमी भी खोलनी पड़ेगी तुम्हारे लिए? वो मुस्कुराया और पलक ने भी अपने पेट की तरफ देखा। वो निर्भय को देखकर वापस अपने पेट को देखने लगी। वो धीरे से बुदबुदाए, बाहर बाप और अंदर औलाद। वो हल्का सा हंसी। वो इमेजिन कर रही थी कि उसका बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो क्या होगा। एक नया जहां बनने लगा था पलक का जब से प्रेग्नेंट हुई थी। पर अब जब वो अपने बच्चों को अपने अंदर महसूस कर रही थी तो बस इंतजार था उसके बाहर आने का कि कब वो इस दुनिया में आए और पलक से छुए, उसे गले लगाए, उससे प्यार करे। और यही हो रहा था। वक्त धीरे धीरे ही सही पर बेहद हसीन होता जा रहा था। निर्भय पलक के साथ शादी के बाद से काफी अच्छे से बिहेव करने लगा था, तो उसका ध्यान रख रहा था। उसकी प्रेगनेंसी को खुद भी एंजॉय कर रहा था और पलक को भी एंजॉय करवा रहा था। पलक के अलग अलग मूड स्विंग्स, अजीब अजीब ख्वाहिश है वो पूरी कर रहा था और पलक ये सारे नए मोमेंट्स कैमरा में कैद कर रही थी। अपनी प्रेगनेंसी के हर महीने की फोटोज थी उसके पास और दिन ऐसे ही बीत रहे थे। निर्भय ऑफिस जाता था पर कम, ज्यादा वक्त उसका घर पर बीतता था क्योंकि पलक की देखभाल करने वाला भी मितू के अलावा कोई नहीं था। नौकर थे पर निर्भय को भरोसा नहीं था और देखते ही देखते 3 महीने कहाँ बीत चुके थे उसे पता भी नहीं चला। पलक का 9 मंथ स्टार्ट हो चुका था। 7 मंथ में गोद भराई नहीं की थी क्योंकि उस टाइम निर्भय किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। वो घर पर था पर बिजी इतना था कि कोई भी फंक्शन घर में ना हो पाता। और 9 मंथ लगने के बाद निवेद जी के बहुत कहने पर अब जाकर एक गोद भराई का छोटा सा फंक्शन रखा था, जिसमें सब लोग मौजूद थे। नियम भी था पर उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो क्यों परेशान था ये तो जानना मुश्किल था पर कुछ था जो उसने किसी को नहीं बताया था। निवेद जी, नियम, निर्भय, पलक, मितू, राका, दैनिक सब यहाँ मौजूद थे। पर आज के दिन पलक उन लोगों से मिली जिन्हें वो नहीं जानती थी। पलक हैरानी से उन सबको देख रही थी। उसने आज बेहद खूबसूरत पीले रंग का लहंगा पहना था, दुल्हन की तरह सजी हुई थी और प्रेगनेंसी का एक अलग ही ग्लो उसके चेहरे पर आ गया था।
वो बड़े प्यार से ये सब एंजॉय कर रही थी। पर तब तक जब तक वो लोग नहीं आए थे, वो सबको हैरानी से देख रही थी क्योंकि इन्हें वो नहीं जानती थी। ये कौन थे उसे नहीं पता, पर यहाँ आए हैं मतलब जरूर खास होंगे क्योंकि निर्भय ने किसी को नहीं बुलाया था, तो फिर इन्हें क्यों? और उसे ऐसे हैरानी से सबको देखते देखकर निवेद जी ने कहा, पलक ये निर्भय की फैमिली है, ये है उसके दादाजी विवेक नोमानी। जैसे ही पलक ने सुना हैरान रह गगन, वो खड़ी होने को हुई कि विवेक जी ने कहा, बस बस बैठी रहो, इस हालत में पैर छूने के लिए तुम्हें खड़ा करूं, इतना बुरा नहीं हूं मैं। और उन्होंने पलक को आशीर्वाद देकर उसकी गोद में कुछ रखा। फिर अनिकेत चले आए तो निवेद जी ने कहा, और ये है निर्भय के चाचा जी। पलक मुस्कुराई और वो भी वैसे ही मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से पलक की ठुड्डी को छूकर कहा, कांग्रेचुलेशंस। पलक मुस्कुरा दी। उन्होंने भी तोहफा पलक की गोद में रखा और पीछे हट गए। फिर एक औरत आई, उन्हें देखा तो निवेद जी ने कहा, ये चाची है, अनिकेत की पत्नी। पलक मुस्कुरा दी। उन्होंने भी वैसे ही तोहफा दिया। फिर एक लड़का और एक लड़की साथ में आए। पलक की उम्र के होंगे। लड़का शायद कुछ बड़ा होगा। पलक ने उन दोनों को देखकर वापस निवेद जी की तरफ देखा, जैसे सवाल कर रही हो कि ये कौन है। वो तो पल खामोश रहे और फिर बोले, ये निर्भय के सौतेले भाई और बहन है। पलक हैरानी से उन्हें देखने लगी। क्या मतलब था सौतेले भाई बहन? निवेद जी ने वैसे ही पलक से कहा, ये है रोहित है और ये प्रिया, एक तरह से तुम्हारे देवर और नंद। पलक हैरान थी पर उसने चेहरे पर नहीं आने दिया, बस मुस्कुरा दी। उसके बाद निवेद जी ने इधर उधर देखते हुए कहा, शैलजा नहीं आए? विवेक जी ने वैसे ही कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा उसे यहाँ कबूल करेगा? निवेद जी ने कुछ भी नहीं बोला और इतने में कॉल कट करके निर्भय बाहर आया। उसने देखा तो सब सामने एक साथ खड़े थे। वो भी कुछ भी नहीं बोला। उसने पलक की तरफ देखा और बोला, थकान नहीं लग रही? इतना सब पहनकर आराम से बैठी हो? पलक ने मितू की तरफ देखा तो मितू ने तुरंत कहा, बस लेकर ही जा रही हूँ। ये सब उतार देगी तो इसे थोड़ी शांति मिल जाएगी। निर्भय ने हाँ में से हिलाया और मितू पलक को लेकर वहां से चली गई। निर्भय ने हाँ में सिर हिलाया और मितू पलक को लेकर वहां से चली गई। वो पलक को लेकर कमरे में आई ही थी कि पलक ने एकदम से अपने पेट पर हाथ रख लिया। मितू ने उसे ऐसे देखा तो बोली, क्या हुआ, फिर से किक कर रहा है? पलक ने ना में सिर हिलाकर कहा, ये किक का पेन नहीं है, ये बहुत ज्यादा पेन करने लगा है। मितू ने जैसे ही ये सुना एकदम से बोली, ओ माय गॉड, लगता है लेबर पेन शुरू हो गया है। और उसने वही उसके पास खड़ी जोर से निर्भय को आवाज लगाई, निर्भय प्लीज ऊपर आओ, लेबर पेन शुरू हो गया है। दिल्ली ब्लेक विला। नीचे खड़े निर्भय ने जैसे ही ये सुना एकदम से भाग कर ऊपर आया। नीचे जितने भी लोग खड़े थे सबके चेहरे बदल गए थे। नीचे से ही रोहित, प्रिया, नियम तीनों भागकर निर्भय के पीछे ऊपर आए। मितू ने पलक का हाथ पकड़ रखा था और वो गहरी सांस लेते हुए हल्के हल्के से अपने दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश करी थी। निर्भय ने एकदम से आकर पलक का हाथ पकड़ा तो वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। निर्भय ने उसे तुरंत गोद में उठाया और उसे लेकर नीचे चला आया। मितू भी भागते हुए उसके पीछे आए। निर्भय वहां बिना किसी के लिए रुके या जवाब दिए सीधा बाहर निकल गया था। उसने पलक को गाड़ी में बैठाया। मितू पलक के साथ गाड़ी में बैठी और निर्भय खुद ड्राइविंग सीट पर, उसके साथ ही नियम भी बैठ चुका था और बाकी सब अभी वहीं पर थे। निवेद जी ने सब की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है खुशखबरी आज ही हमें सुनने को मिलेगी। आप सब घर जाए, जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको बताऊंगा। पर विवेक जी ने निवेद जी की बात सुनते ही तुरंत कहा, बिल्कुल नहीं। निर्भय हमारी औलाद है, हमारे वंश को आगे बढ़ने वाला चिराग या फिर एक लक्ष्मी आने वाली है, तो सबसे पहले ये बात हमें पता चलनी चाहिए। उन्होंने अनिकेत के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम अस्पताल जाओ, जब तक पलक की सेफली डिलीवरी नहीं हो जाती वहीं पर रहना, ठीक है? अनिकेत ने हाँ में से हिलाया और फिर निवेद जी की तरफ देखकर कहा, आप भी फिक्र मत कीजिए, मैं आपको भी फोन करके बता दूंगा। मुझे नहीं लगता इतने सारे लोगों का वहां रहना सही होगा, और फिर निर्भय के गार्ड्स भी तो वहां होंगे, आप फिक्र मत कीजिए। और वो भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। यहाँ कुछ ही देर में निर्भय की कार अस्पताल के पास आकर रुक चुकी थी। उसने पलक को वैसे ही गोद में उठाया और अस्पताल में ले आया। स्ट्रेचर रेडी था। पलक को उस पर लेटाया गया और तुरंत लेबर रूम में शिफ्ट किया गया। मितू को ही उसकी डिलीवरी करवानी थी तो वो उसके साथ ही अंदर गई थी। बहुत जल्दी ये सब हो चुका था। 9 मंथ लगते ही पलक को लेबर पेन शुरू हो गया था और आज ही तो गोद भराई हुई थी। अभी तो गहने भी मितू ने गाड़ी में ही उतरे थे और पलक ऐसे ही थे।
निर्भय वार्ड के बाहर इधर से उधर घूम रहा था और अंदर से पलक के चीखने की आवाज आ रही थी। नियम और अनिकेत दोनों उसके साथ ही थे। निर्भय को टेंशन में पहली बार उन्होंने देखा था। उसे ऐसे देखकर अनिकेत ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा उसे, शांत हो जाओ, तुम्हारा बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आएगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह एकदू ही होगा, देख लेना। वो माहौल को हल्का करने की कोशिश कर रहे थे, पर निर्भय को बस फिक्र थी कि पलक या उसके बच्चे को कुछ ना हो जाए। शायद पलक की भी उसे फिक्र ना हो, बस अपने बच्चे की फिक्र थी। इन कुछ महीनों में उसने पलक के साथ ऐसा कोई बर्ताव नहीं किया था जिससे ये लगे कि दोनों की शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट थी। वो उसे एक नॉर्मल वाइफ की तरह ट्रीट करता था, उसका ख्याल रखता था, काफी अच्छे से रखता था। और पलक इन कुछ महीनों तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल अनजान थी। वो घर में ही रहती थी, बिना इंटरनेट के। निर्भय इधर से उधर घूम ही रहा था और एक बच्चे के रोने की आवाज आई। उसके कदम एकदम से रुके, पर चेहरा उठाकर उसने लेबर रूम की तरफ देखा तक नहीं था। धड़कने जोरों से धड़कने लगी। ये उसके बच्चे की आवाज थी, उसके बच्चे की आवाज, उसके अंश की आवाज, उसके हिस्से की आवाज, जो अब वजूद का रूप ले चुका था। वो ऐसे ही जैसे अपने जगह पर जमा ही रहा था और कुछ देर बाद ही मितू बाहर आई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और एकदम से खुशी से आकर निर्भय को गले लगाते हुए बोली, तारांकन बेटी हुई है, बहुत हेल्दी है, बहुत प्यारी है। तुमने 6 महीने जो पलक को कमरे में बंद करके रखा है ना, उसका पूरा असर हुआ है। पलक और बच्चे दोनों बहुत हेल्दी है। डिलीवरी पूरी तरह से नॉर्मल हुई है। निर्भय ने ये सुन तो एक राहत की सांस ली और उन सबको भी कहीं ना कहीं राहत मिली। मितू ने नियम की तरफ पलटकर देखा तो नियम ने भी उसे कस के गले लगाते हुए कहा, थैंक यू सो मच मितू दी, अपने सच में जान ला दी है। मितू मुस्कुराई और बोली, ये सब निर्भय का किया है। उसने जो फैसला लिया था पलक को घर में बंद रखने का, बिल्कुल सही फैसला लिया था। प्रेगनेंसी में पलक को जो आराम मिला, जो उसकी हेल्थ बनी है, उन्हीं सब की वजह से आज नॉर्मल डिलीवरी हुई है। वरना 5वें महीने तक तो उसकी हालत ये थी कि उसका बच्चा ग्रो तक नहीं कर रहा था। उसने मुस्कुरा कर निर्भय की तरफ देखा और नियम ने कहा, पर बेबी है कहाँ? उसे तो लाइए, नर्स तो सबसे पहले बच्चे को लेकर आती है ना, तो आप क्यों नहीं लाए? उसकी बात सुन एकदम से हंसी और बोली, स्टुपिड, उसके टेस्ट हो रहे हैं, पहले बच्चा क्लीन होगा उसके बाद आएगा। नर्स के पास है, मैं यहाँ आई थी सिर्फ खुशखबरी देने, मुझे पलक के पास जाना पड़ेगा। और वो तुरंत वापस वार्ड के अंदर चली गई। निर्भय को राहत मिल चुकी थी। वो वही बेंच पर बैठा तो नियम ने एकदम से उसे खड़ा करते हुए कहा, मुबारक हो पापा जी। उसने कस के निर्भय को गले लगा लिया। निर्भय ने भी उसे गले लगाया। नियम अलग हुआ तो अनिकेत में आकर निर्भय को गले लगाते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, तुम्हें कोई पापा बोलने वाली आ गई है। वो मुस्कुरा रहा था, उसे बेटी ही चाहिए थी और बेटी ही हुई थी। वो अभी वही बाहर थे और अब बच्चे और पलक का इंतजार कर रहे थे। करीब 15-20 मिनट बाद मितू एक छोटे से बच्चों को अपने गोद में उस सफेद कपड़े में लपेट लेकर लाई थी। उसने काफी संभाल कर बच्चे को पकड़ रखा था। तीनों की नजर एक साथ उस बच्ची पर टिक गई। मितू उस बच्चों को संभालते हुए निर्भय के सामने लाकर खड़ी हुई और बोली, तुम्हारी बेटी, देखो इसे। निर्भय ने मितू के हाथ में ही उस बच्ची को देखा। समझ में नहीं आया कैसे रिएक्ट करें। एक जमाके के साथ उसे उस बच्ची के चेहरे को देखते हैं सब कुछ याद आ गया था। पलक के साथ गुजरी वो रात, उसे अपने घर लेकर आना, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, शादी, बीवी बनाकर छोड़ना, सिर वापस पलक से शादी करना, और ये गुजरे लम्हे, और अब इन सब का फल उसके सामने था। उसे ऐसे देख मितू ने एक हाथ से उसका हाथ सीधा किया और बोली, गोद में तो वो। उसने धीरे से उस बच्ची को अपनी गोद में लिया तो जैसे सांस रुक सी गई हो। उसे बच्ची ने निर्भय के हाथों में आते ही धीरे से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, पर वो आंखें खोल नहीं पा रही थी। उसे ऐसे देख वो एकदम से मुस्कुराया। आंखें हल्की भीगी पर आंसू बहे नहीं और उसने उस बच्ची के माथे पर अपने होंठ टिका दिए और फिर उस बच्ची के चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, मेरी नूर, नूर नोमानी, माय लिटिल प्रिंसेस। उसकी बात सुन मितू मुस्कुराई। निर्भय ने तुरंत उसे वापस मितू के हाथ में दिया और अपने गले में पहनी उस चैन को निकालकर उस बच्ची के गले में डाल दिया। मितू हैरानी से उसे देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो? तुम भी उन बहुओं की तरह बिहेव कर रहे हो जो कहते हैं हमारा वंश आगे बढ़ा है, तो हम उसे ये देकर बोलेंगे। निर्भय ने उसकी बात पूरी होने से पहले कहा, ये मेरे फादर ने मुझे पहनाई थी तब जब मैं पैदा हुआ था, और ये मैं इसे देना चाहता हूँ क्योंकि ये पैदा हुई है। अनिकेत हैरानी से उसे देखने लगा। उसे यकीन नहीं था निर्भय ने आज भी वो चैन पेन पहन रखी थी।
उसने वापस बच्ची को अपनी गोद में लिया और एक बार फिर उसे चूमने लगा। उसे ऐसे देखकर नियम ने कहा, भाई मैं भी अपने भतीजी को देख लूं। उसने निर्भय के हाथ से उस बच्ची को लिया और प्यार से देखने लगा। अनिकेत ने अपनी जेब से कुछ नोट निकालकर उस बच्ची के ऊपर से वारते हुए कहा, जीती रहो, हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ती रहो, बिल्कुल अपनी माँ और बाप की तरह। और उन्होंने वो पैसे वारकर मितू को देते हुए कहा, यहाँ के स्टाफ के लिए मिठाई ले लेना। और उसने तुरंत अपना फोन निकाला और घर पर फोन लगाकर बता दिया कि पलक ने एक बेटी को जन्म दिया है। यहाँ ऐसे ही कुछ पलों तक उस बच्ची को वो तीनों प्यार करते रहे और फिर मितू ने कहा, अब इस बच्ची को पलक के पास छोड़ देती हूँ, ठीक है। निर्भय ने जैसे ही ये सुना एकदम से बोला, वो कैसी है? होश आया उसे? मितू ने नामे सिर हिलाकर कहा, इंजेक्शन दिया है हमने, अभी वो सो ही रहे वही ठीक है। डिलीवरी तो एकदम नॉर्मल हुई है, कोई स्टीट्स भी नहीं आए, पर एक दिन तो आराम करना बनता है, वो सोकर उठेगी तब मिल लेना। निर्भय ने हाँ में सिर हिला दिया और मितू उस बच्ची को लेकर वापस चल गई। आज का दिन ऐसे ही बीत गया था। निर्भय ने नियम और अनिकेत दोनों को वापस भेज दिया था। राका और दैनिक दोनों वहां आ चुके थे, उन्हें कुछ काम समझा दिए थे, कुछ सामान लेकर गरीबों में बांटने को कह दिया था। वो अपनी बच्ची के लिए सब कुछ करना चाहता था और अब जब वो इस दुनिया में आई थी तो निर्भय को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या क्या करे। 24 घंटे ऐसे ही बीत चुके थे। जब पलक को होश आया तो उसने देखा उसके पास एक क्रिडल रखा था। उसने अपने पेट की तरफ देखा, अब उसका बच्चा इस दुनिया में था। पलक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। वो धीरे से उठने को हुई तो जरा पेन उसे अपनी कमर में महसूस हुआ। वो वापस लेट गई और इतने में दरवाजा खुला। मितू अंदर आते हुए बोली, चल फटाफट अपनी बेटी को देखकर बता किसके जैसे लगती है। और उसने तुरंत जाकर उस क्रेडल से बच्ची को उठा लिया और पलक के पास ले आए। उसने पलक के हाथों में उस बच्ची को दिया और बस वो देखती रह गई। असल सुकून किसे कहते हैं इस बच्ची को छूते ही उसे समझ आया। वो थी ही कितनी प्यारी, गोरा रंग, एकदम गुलाबी स्किन, और वो छोटी सी जान बड़ी बड़ी पलकों के साथ सो रही थी। पलक ने अपना चेहरा झुकाया और उसके माथे पर होंठ रख दिए। वो धीरे से उसके चेहरे पर हल्के हल्के से होंठ फेंकते हुए बड़बड़ाने लगी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, मेरी औलाद, बिल्कुल मेरी तरह है। वो कह ही रही थी कि उस बच्ची ने धीरे से अपनी आंखें खोली। पलक हैरान रह गई क्योंकि इसकी आंखें बिल्कुल निर्भय जैसी थी, ब्राउन। उसका मुंह बन गया। उसे ऐसे देखकर मितू ने पूछा, क्या हुआ? पलक चिढ़ते हुए बोली, ये बिल्कुल मेरी तरह लगती है पर इसकी आंखें इसके बाप पर गई है। जैसे ही मितू ने ये सुना एकदम से हंस दी। उसने ऐसे ही कहा, कोई बात नहीं, उसका भी तो प्रोडक्ट है ना। पलक ने उसे घूरा तो मितू हंसी। वो उसे बच्ची के साथ छोड़कर ही कुछ देर में आने का बोलकर चली गई। दरवाजा एक बार बंद हो चुका था और पलक वैसे ही उस बच्ची को निहारे जा रही थी। खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने सोचा नहीं था अपनी बेटी के बर्थ के बाद वो उसे ऐसे देख पाएगी। कितना सुकून देता है अपने शरीर से अलग किए हिस्से को एक वजूद बनते देखना, और पलक इस सुकून को महसूस कर रही थी। उसकी उंगली को उसकी बेटी ने कस के अपनी मुट्ठी में भर रखा था और पलक अपनी उंगलियों से उसके हाथ को सहला रही थी। वो छोटी सी चांद कितनी प्यारी लग रही थी। पलक की तो नजर ही नहीं हट रही थी। वो तो अपनी बच्ची पर वारी जा रही थी, अपनी औलाद पर। वो वैसे ही अपनी बेटी में खोई हुई थी और दरवाजा एक बार फिर खुला। उसने उसे तरफ देखा तो ये 3 पीस सूट में एक आदमी था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे और वो बड़े अजीब और खतरनाक नजरों से बस उस बच्ची की तरफ देख रहा था। पलक ने उसे ऐसे देखा तो तुरंत बोली, कौन है आप? उसने पलक की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, सतीश बंसल, विधान बंसल का बाप, उस औलाद का आप जिसे तुम्हारे पति ने मार दिया, मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया। पलक हैरानी से पर तुरंत बोली, ये क्या बोल रहे हैं आप? विधान की ड्रग ओवरडोज की वजह से डेथ हुई थी, निर्भय ने उसे नहीं मारा। वो बोल ही रही थी कि सतीश ने वैसे ही उसकी बात काटते हुए कहा, बिल्कुल उसी ने मारा है। सबूत है मेरे पास कि मेरे बेटे को मारने वाला तुम्हारा पति है, और न सिर्फ मेरे बेटे को, बहुत से लोगों को तुम्हारे पति ने मार दिया। मैं अपने बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, अपनी औलाद को तो मैं खो चुका हूँ, पर निर्भय नोमानी की औलाद को भी चैन से जीने नहीं दूंगा। सकी औलाद भी मारेगी जैसे उसने मेरी औलाद को मारा। और वो ये बोलकर पलक की तरफ कदम बढ़ने लगा। पलक ने एकदम से अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, कौन हो तुम? वो जोर से चिल्लाए, कौन है ये? अंदर क्यों है? मेरे करीब क्यों आ रहा है? निर्भय, कहाँ हो तुम? और उसकी इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज में वो बच्ची उठ चुकी थी। वो रोने लगी। पलक ने उसके सिर पर हाथ कस के रख रखा था
और सतीश बंसल उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसने पलक से उस बच्ची को लेने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने एकदम से उसकी गर्दन पकड़कर उसे पीछे धक्का दिया। सतीश सीधा जमीन पर जाकर गिरा। दिल्ली, ब्लेक विला। पलक हैरानी उसे देख रही थी और सतीश सीधा जमीन पर जाकर गिरा। पलक की नजर सीधा उसके पीछे खड़े निर्भय चली गई, जो गुस्से में बिना किसी भाव के सतीश को घूर रहा दी। उसकी बच्ची अभी भी रोए जा रही थी। निर्भय ने अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, चुप कराओ प्रिंसेस को। पलक ने तुरंत अपनी बच्ची को वापस गोद में लेटाया और उसे शांत कराने लगी, पर वो चुप नहीं हो रही थी। निर्भय ने जाकर एकदम से सतीश की कॉलर पकड़ी और उसके चेहरे पर एक पांच मारा। उसके मुंह से खून आने लगा और वो वैसे ही उसे घूरते हुए खा जाने वाली नजरों में देखते हुए बोला, मेरी औलाद तक पहुंच पाए अभी तेरी इतनी औकात नहीं है तुम्हारू। वो उसे खींचकर ले जाने लगा। पलक हैरानी से वो सब कुछ देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। पहली बार उसने उसे जैसे देखा था। निर्भय खतरनाक था, उसे पता था, पर उसने सतीश के मुंह से जो सुना था और वो जैसे मारते हुए सतीश को लेकर गा, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। यहाँ पर उसकी बच्ची रोए जा रही थी। वो उसे चुप करने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर कैसे कराए उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसने कभी बच्चे नहीं संभाले थे और अब उसके हाथ में उसकी एक दिन की औलाद थी। उसकी आवाज सुनकर मितू भी अंदर आ गई थी। वो तुरंत भागते हुए अंदर जाकर बोली, क्या हुआ, रो क्यों रही है ये। पलक उसे क्या ही बताती। वो धीरे से बोली, ये चुप नहीं हो रही, मैं क्या करूं, मैं कैसे इसको चुप कराऊं। मितू ने अपना सिर पीटते हुए कहा, पलक फीड करवाना है, वैसे भी उसने अभी तक फीड नहीं किया है। पलक को कुछ भी पता नहीं था, पर मितू डॉक्टर थी, उसने बहुत सी डिलीवरी करवाई थी और अब उसे एक्सपीरियंस था कि बच्चों को फीड कैसे करते हैं। उसने पलक की हेल्प की और उसकी गाउन के बटन खोल दिए। पलक ने बच्चों को गोद में लेटाया और जैसे जैसे मितू बता रही थी वो उसे फीड कराने लगी। कुछ देर में वो बच्ची चुप हो चुकी थी। पलक ने उसे अपने दोनों हाथों से अच्छे से संभाल रखा था और वो अपनी आंखें भी बंद कर चुकी थी। पलक को ये एहसास बेहद खूबसूरत लग रहा थी। ये बच्ची धीरे धीरे अपने हाथ उठाकर उसकी स्किन को छू रही थी, अपने हाथ चला रही थी। पलक ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया और मुस्कुरा कर बोली, आपको अच्छा लगता है मम्मा को टच करना। मिथु मुस्कुराई और बोली, बच्चे छोटे होते ना तो फिट करते टाइम वो अपनी माँ के चेहरे को छूते हैं, उसकी स्किन को टच करते हैं, और ये स्क्रीन टच बच्चे के लिए अच्छा भी होता है। सो आइट सा नॉट अ बिग। अब ये ऐसा सब करती रहेगी। वो मुस्कुराई और पलक फिर से अपनी बच्ची को देखने लगी। इसे देखते हुए ही उसे कुछ याद आया। फिर से निर्भय का उस इंसान को पकड़कर यहाँ से ले जाना याद आ गया। उसने मितु की तरफ देखा और धीरे से बोली, निर्भय कहाँ है। मितु वैसे ही बोली, किसी को पकड़ के बाहर लेकर जा रहा था, पर तेरा पति तो है ही गुंडा, छोड़ दे। वो हंस दी तो पलक हैरानी से बोली, गुंडा मतलब मर्डर्स भी करता है क्या। मितु वैसे ही हंस कर बोली, पलक तू ऐसे रिएक्ट मत कर जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। पलक हैरानी से बोली, क्या मतलब, क्या पता नहीं है। मितु अब और ज्यादा हैरान थी। वो धीरे से बोली, पलक तो दिल्ली में ही रहती है नाग्य। यहाँ पर निर्भय नोमानी का नाम बदनाम ऐसे ही नहीं है। वो जितना फेमस है उतना ही इन सबके लिए बदनाम है। लोग कहते हैं वो काफी खूंखार है। जो उससे उलझा, फिर कुछ भी हो जाए चाहे वो उसे छोड़ना नहीं है। मर्डर्स, किडनैपिंग, हाफ मर्डर, इन सबके तो बहुत इल्जाम निर्भय नोमानी पर लगा भी चुके हैं, पर कोई पुलिस नहीं जो उसे जेल में डाल पाए या कोई ऐसा शख्स नहीं जो उसके खिलाफ मुकदमा चल पाए। पर वही सब करता है, तुझे नहीं पता था। पलक उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, तूने पहले क्यों नहीं बताया। मितु अपने कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बोली, मुझे क्या पता था कि तुझे नहीं पता, मुझे लगा तुझे सब कुछ पता होगा। पलक अब क्या ही बोलती। हाँ, निर्भय का पनिशमेंट देने का तरीका स्ट्रिक्ट था, ये उसे पता था, पर मर्डर और किडनैपिंग तक बात थी वो ये नहीं जानता थी। वो चुपचाप किसी सोच में गुम हो गई तो मितु ने कहा, ऐसे क्या सोच रही है, शांत हो जा, कुछ भी नहीं हुआ। और वैसे भी लोगों का तो काम है, बात तो होगी ही। इनफैक्ट वो क्या नाम था उसका, विधान बंसल। तुझे पता है जब वो मारा उसके पीछे भी लोगों का कहना था कि उसे भी निर्भय ने मारा है। वो एकदम से हंस दी और पलक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अभी विधान बंसल का बाप भी तो यही बोलकर गया था। वो चुपचाप अपनी बच्ची को देखने लगी, जो फीड कर रही थी। वो मन ही मन उसके सिर पर हाथ घुमाते हुए कहने लगी, क्या सच में निर्भय मर्डर है। अगर वो मर्डर है तो क्या ऐसा बाप मेरी बच्ची डिजर्व करती है। वो कोई अच्छी दुनिया डिजर्व करती है, अच्छे लोग डिजर्व करती है। वो एक मर्डर के साथ कैसे।
पलक खुद में ही उलझ गई थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची का पिता एक मर्डर हो जिसके हाथों पर किसी का खून लगा हो। वो खामोशी और फिक्र के साथ अपनी बच्ची को देखनी है। करीब 15 मिनट बाद दरवाजा वापस खुला था और निर्भय वापस अंदर आया था। पलक ने उसकी तरफ देखा तो वो जाकर पलक के पास बैठते हुए बोला, कैसी हो? दर्द हो तो नहीं हो रहा कहीं? पलक ने सुना तो कुछ बोली ही नहीं। वो हैरानी से, सवालिया नजरों से उसे देख रही थी, पर फिर भी उसने बस ही में सिर हिला दिया। निर्भय ने उसके बालों में हाथ फेरना चाहा तो पलक ने एकदम से अपना सर पीछे कर लिया। निर्भय को कुछ समझ नहीं आया। उसने पहले अपने हाथ को फिर पलक को देखा तो पलक जल्दी से बोली, वो मैं अभी भी गंदी हूं, मुझे मत छुओ। उसकी बात सुन निर्भय ने उसके सिर में हाथ फेंकते हुए कहा, मेरे लिए अब ये कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। उसने पलक के हाथ में उस बच्ची को देखा जो फीड करते करते वापस सो चुकी थी। उसने उस बच्ची को पलक की गोद से उठाया और प्यार से उसे देखते हुए बोला, कितनी प्यारी है। तुमने देखा, इसकी आंखें मेरे जैसी है, बिल्कुल मुझ पर गई है, माय लिटिल प्रिंसेस। ऐसे ही बातें चल रही थी। वो अपनी बच्ची के बारे में बता रहा था और वो धीरे से बोली, विधान को तुमने मारा था। जैसे ही निर्भय ने ये सुना, वो अपनी बेटी को लेकर इधर उधर चल रहा था। उसने बिना पलक की तरफ देख अपनी बेटी को प्यार से निहारते हुए वैसे ही कहा, मेरी बेटी के सामने मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहता, और ये तुम्हें भी याद रखना है कि जब ये हमारे आसपास में कोई भी बात ना करे, अंडरस्टूड? और वो वापस अपनी बेटी में मगन हो गया। पलक को अब उसके इस बिहेवियर से डर लग रहा था। अब उसका ये बिहेवियर स्केरी वाइब दे रहा था। पहले पलक को लगा था कि उसका ये चुप चुप रहना, ताने देना, खामोश रहना, ये सब कुछ उसके अक्खड़ दिमाग की निशानी है। पर अब जब वो सच्चाई जानती थी, उसे इस खामोशी, छोटे छोटे जवाब, वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसकी बेटी एक खूनी के हाथ में थी। निर्भय पलक के सामने बैठा और काफी देर अपने बच्चे को हाथ में लिए ही पलक से बातें करता रहा। पर पलक बस हाँ, हाँ, हूँ, मैं जवाब दे रही थी। निर्भय को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसे लगा शायद पलक थक चुकी है और उसका सारा ध्यान अपनी बेटी पर था। काफी देर बाद वो ऐसे ही रहा। फिर नीतू ने अंदर आते हुए कहा, छोड़ भी दो, तुम्हारी ही औलाद है। निर्भय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मेरे और मेरी बेटी के मामले में जितना कब बोलो उतना अच्छा रहेगा। और वो खड़ा हुआ। उसने उस बच्ची को पलक के पास लेटाते हुए पूछा, कब डिस्चार्ज मिलेगा पलक को? हम कब जा सकते हैं? मितू वैसे भी बोली, कल सुबह ही ले जाओ, डिलीवरी नॉर्मल ही है तो दिक्कत नहीं है। निर्भय ने बस हाँ में सिर ही लाया और कुछ देर के लिए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मितू ने पलक की तरफ देखा जो किसी गहरी सोच में थी। उसने अपने पास लेती अपनी बच्ची का हाथ वापस पकड़ लिया था। मितू को लगा शायद वो अपनी बच्ची के बारे में सोच रही है, तो उसने भी उसे डिस्टर्ब नहीं किया था। शाम को पलक को खाना वाना खिलाकर बच्ची को वापस फीड करके और पलक को दवाया दवाया देखकर मितू वहां से जा चुकी थी और निर्भय वापस आया था। वो एक बार फिर एक लंबी बातचीत तक पलक के पास रहा। फिर रात को वो वहां से बाहर चला गया था क्योंकि पलक के सोने का वक्त हो चुका था। पर पलक को अब उसकी बातचीत में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। उसके हर सवाल पर पलक को बस उससे डर लग रहा था और उसे वही चीज याद आ रही थी। आज पलक को निर्भय नोमनी में एक अच्छा बाप नहीं, बस एक खूनी दिखाई दे रहा था। वो डर गई थी अपनी बेटी की प्रेजेंट को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर, और डर रही थी कि निर्भय क्या क्या कर सकता है। अगर वो किसी का मर्डर कर सकता है तो पलक का ऐसी ही निकल जाना नामुमकिन ही था। वो अपनी बच्ची को उसकी चंगुल से ऐसे ही नहीं निकल सकती। पर अब वो कैसे भी करके अपनी बच्ची को यहाँ से निकलना चाहती थी। उस पूरी रात पलक को नींद नहीं आई थी। वो यही सोच रही थी कि क्या करेगी अब। निर्भय के साथ तो सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। डर की वजह से सांस ही नहीं आती थी और वो इंसान जो सबसे अच्छा बाप था, आराम से उसकी बेटी को छूता था। उसके हाथ में अपनी बच्ची को देखकर ही पलक डर जाती थी, पर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। अगले दिन पलक का डिस्चार्ज हो चुका था और निर्भय उसे घर ले जाया। घर आया तो सब लोग मौजूद थे उसे कगरोजुलते करने के लिए। इतनी बड़ी फैमिली, इतने लोग, इतने विशेष, बच्ची के लिए गिफ्ट, इतनी खुशियां, सब खुश थे। पर पलक की बच्ची उसके हाथ में ही थी। तब उससे मिल रहे थे, पर उसने अब एक मिनट के लिए भी अपनी बच्ची को अपने हाथ से छोड़ा नहीं था। डर लग रहा था निर्भय का कौन सा दुश्मन आकर उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा जाए, वो नहीं जानती। और सबसे मिलने के बाद निर्भय ने पलक को भी आराम करने भेज दिया था बच्ची के साथ। पलक कमरे में आए, अब जाकर उसे अपना फोन मिला था। 2 दिन से उसके पास फोन नहीं था। नॉर्मल डिलीवरी थी और बेहद ज्यादा नॉर्मल थी, जिसकी वजह से उसे बस हल्के हल्के से चलने में दिक्कत हो रही थी, पर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। उसने अपना फोन उठाया और तुरंत 102 को कॉल किया।
सामने से पुलिस स्टेशन पर किसी ने फोन उठाया, बट पलक क्या कहा थी कि वो अपने पति से इसलिए भाग रही है क्योंकि वो बहुत से मर्डर्स कर चुका है। उसे अचानक मितू की बात याद आई थी। निर्भय पर मुकदमा चलाने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। ऐसी कोई जेल नहीं बनी जो उसे कैद कर सके। ऐसा कोई इंसान नहीं पैदा हुआ जो उसे गलत साबित करता। पलक ने फोन काट दिया। जब ये हुआ ही था तो वो कैसे ये साबित करती कि निर्भय ने सच में मर्डर्स किया है? वो कैसे ये कहती है कि वो निर्भय के साथ में रहना क्यों नहीं चाहती? वो चुपचाप बेड पर लेटी अपनी बच्ची को देखने लगी। पलक जाकर उसके पास धीरे से लेटी और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए उसे निहारने लगी। वो मन ही मन बुदबुदाई, मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा फ्यूचर अच्छा हो ये चाहती थी। तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार मिले, इसलिए तुम्हारे पापा से शादी की, उनके साथ रही, पर पता नहीं था तुम्हारा बर्थ होते ही ये सरप्राइज मिलेगा। अगर मुझे पता होता कि निर्भय ऐसा है तो मैं कभी शादी के लिए राजी ना होती, मर जाती, पर उससे शादी नहीं करती। पर अब क्या, मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे तुम्हें उस इंसान से और उसकी गलत एनवायरनमेंट से खुद को और तुम्हें बाहर निकालूं। तुम ऐसी लाइफ डिजर्व नहीं करती, तुम ऐसे पिता डिजर्व नहीं करती। और वो इन्हीं सारी फिक्र में अपनी बच्ची को काफी देर ऐसे ही निहारती रही और उसे कब नींद आ गई उसे खुद पता नहीं चला। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।